कहानी की स्टार्टिंग में एक अर्थबेंडर्स कुछ लेकर भाग रहा होता है और उसके पीछे फायर बेंडर्स कर रहे होते हैं। जब फायर बेंडर्स अर्थबेंडर को घेर लेते हैं तब अर्थबेंडर अपने दूसरे आदमी को वह चीज़ देता है जो शुतुरमुर्ग पर बैठा होता है और वह बोलता है इसको ले जाकर अर्थ किंग को दे देना, और वह वहां से भाग जाता है। अब फायर बेंडर्स और अर्थबेंडर के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन अर्थबेंडर पकड़ा जाता है और किंग के पास उसे ले जाया जाता है। अब अर्थबेंडर किंग से बोलता है तुम्हारी सारी रणनीतियाँ अर्थ नेशन के पास पहुंच चुकी हैं। इस पर राजा बोलता है बहुत अच्छा है। तब वह बोलता है ये एक चालाकी थी। इस पर राजा बोलता है अब अर्थ किंगडम को बचाने के लिए वाटर बेंडर्स और एयर बेंडर्स भी जाएंगे और मेरा लक्ष्य उससे भी ऊंचा है। अब राजा उसको मार देता है। राजा का मंत्री बोलता है हमें एयर बेंडर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन राजा बोलता है एयर बेंडर से नहीं है पर अवतार से है। लेकिन मंत्री बोलता है हमें पता नहीं है अवतार कौन है। इस पर राजा बोलता है इसलिए हमें सबको ही मारना होगा। अब कहानी में बताया जाता है कैसे जल, भूमि, अग्नि और वायु को अवतार ने एक सदियों से बांध कर रखा है। जब अवतार मरता है तो वह दूसरे किसी बेंडर में प्रवेश कर लेता है, लेकिन अब फायर बेंडर के किंग सोजन को लगता है अब वह सब पर राज करेगा, इसलिए वह अवतार को मार देना चाहता है। अब एंट्री होती है हमारे अवतार की जो सिर्फ 12 साल का है, जिसका नाम एंग होता है और वह एक एयर बेंडर है। जिसके गुरु उसे ग्यात्सु बुलाते हैं और उससे पूछते हैं तुम आज फिर से ट्रेनिंग पर क्यों नहीं गए। इस पर अवतार बोलता है हर दिन सेम ही तो सिखाते हैं गुरुजी। ग्यात्सु बोलते हैं तुमको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि तुमको अपने गुरु से बहुत कुछ सीखना है। फिर वह बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ जाकर धूमकेतु उत्सव की तैयारी करो क्योंकि दूसरे मंदिरों के एयर बेंडर्स भी आते ही होंगे। तभी दिखाया जाता है बहुत सारे उड़ते स्काई बेसन, उड़ते भैंसे वहां पर आते हैं और एंग को पता ही नहीं होता वह एक अवतार है। एंग चला जाता है। तभी पीछे से एक और गुरु आता है जो उनसे पूछता है आपने उसे बताया है। इस पर ग्यात्सु कहते हैं यह सही वक्त नहीं है। फिर वह बोलता है हमें समिति से बात करनी होगी अभी। समिति बैठ जाती है। समिति में वह बताते हैं एंग अभी बहुत छोटा है, जो आज तक का सबसे छोटा अवतार है। फिर वे बोलते हैं द फायर लॉर्ड सोजन अर्थ नेशन पर हमला करने वाला है। वाटर बेंडर्स भी उनकी मदद के लिए जा रहे हैं और हमें भी अपने आदमी भेजने पड़ेंगे। हमें अवतार की जरूरत है। लेकिन ग्यात्सु बोलते हैं उसे अभी सीखना होगा जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और बलिदान के बारे में। जब तक वह उसे यह सब पता नहीं होगा वह फिर सबकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरेगा। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा और पूरी दुनिया को भुगतना होगा। तभी समिति अध्यक्ष बोलते हैं एक अवतार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और यह आप भूल रहे हैं भाई ग्यात्सु। और बोलता है अभी एंग को सभी परीक्षण के लिए जाना होगा। अब ग्यात्सु एंग को येंग चेंग की मूर्ति के सामने लाते हैं और वह बताते हैं तुम बहुत खास हो। वह उससे चारों अवतारों के बारे में बताते हैं और एंग को बताते हैं अब तुम अगले अवतार हो और तुम चारों तत्वों को नियंत्रण कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत ताकत है। एंग बोलता है मुझे कोई ताकत नहीं चाहिए, बस मुझे तो अपने दोस्तों के साथ खेलना है। ग्यात्सु बोलते हैं तुमको तत्वों को सीखने के लिए जाना होगा। एंग जाने से मना करता है और रोने लगता है। अब वह एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब एंग रात में सो रहा होता है लेकिन उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर वह उठकर अपने उड़ने वाले भैंसे के पास जाता है और वह उससे बताता है कि मैं भी एक अवतार हूँ और मुझे अवतार नहीं बनना, और रोकर भैंसे को गले मिल जाता है। अब वह उस भैंसे पर बैठकर कहीं चला जाता है। अब दिखाया जाता है फायर लॉर्ड सोजन एयर बेंडिंग नेशन पर हमला कर देता है और सबको मार देता है। ग्यात्सु बाकी बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन सोजन उन सबको मार देता है। उधर एंग अपने भैंसे के साथ समुद्र में कहीं फंस जाता है और उसकी पावर से ही वह खुद को अपने आप में एक वाटर बॉल में बदल लेता है। अब दिखाया जाता है कैसे कटारा जो एक वाटर बेंडर होती है वह पानी से कुछ बनाने की कोशिश कर रही होती है जो उससे नहीं बन पाता। वह अपने वाटर केव पर जाती है जहाँ सोका कुछ लोगों को भाषण दे रहा होता है जो सबको अपने काम पर भेज देता है क्योंकि वह उन सबका लीडर होता है। अब कटारा और सोका समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं
हैं। सोका बोलता है तुमको फिर से वाटर बेंडिंग कर रही थी, अगर फायर नेशन वालों ने देख लिया तो वे तुमको मार देंगे, और आपस में बहस करने लगते हैं। तभी उनकी नाव अचानक से बहुत तेजी से बहने लगती है और कटारा को कुछ अजीब दिखाई देता है, जिसमें वह देखती है एक बहुत बड़े वाटर ग्लेशियर से एक लड़का निकलता है और वह बहुत चमक रहा होता है, लेकिन वह जैसे ही नीचे आता है और वह बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। अब कटारा और सोका उसको लेकर अपने गांव आ जाते हैं। उधर फायर किंग का लड़का ज़ुको, जो अवतार को ढूंढ रहा होता है, उसको भी लाइट दिख जाती है जो अवतार के बाहर आने पर निकली थी। अब एंग उस गांव में पहुंच जाता है बेहोशी की हालत में। सब उसको देखते हैं, तभी एक बूढ़ी औरत आती है, उसका हाथ देखकर बोलती है यह एक एयर बेंडर है। सोका बोलता है एयर बेंडर तो सब मर चुके हैं, और वह सब वहां से चले जाते हैं। अब ज़ुको अपने चाचा से बोलता है यह रोशनी वाटर बेंडर के गांव के पास से थी और अब हमें वहां जाना होगा। वह बोलता है मैं तब तक घर नहीं जा सकता जब तक अवतार को ना पकड़ लूं, और राजा बनना मेरा मुकद्दर है। अब एंग उठ जाता है और कमरे से बाहर आता है और वह बच्चों को खेलते देखता है। तभी सोका वहां आता है और बच्चों को उससे दूर करता है और बोलता है दुश्मन भी हो सकता है ये। एंग बोलता है मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। फिर वह अपने भैंसे को पुकारता है और उड़ने लग जाता है। वह अपने गले में पहनी सीटी को बजाता है और उसका भैंसा उड़ता हुआ वहां पर आ जाता है और एंग उससे गले लगाता है। अब वे सब एक जगह बैठ जाते हैं और वह बताता है मैं कैसे एक तूफान में फंस गया था। वह बोलता है और मैं एयर नोमैड से हूँ, जहाँ बहुत सारे एयर नोमैड रहते हैं, जहाँ बड़ा धूमकेतु का उत्सव होने भी वाला है। तब बूढ़ी औरत बताती है कैसे आग, वायु, पृथ्वी और जल सब एक साथ रहा करते थे, लेकिन फायर नेशन के बाद सब कुछ बदल गया और अवतार ही उन्हें रोक सकता था। फिर वह बोलती है जब अवतार की जरूरत थी वह कहीं गायब हो गया था और कई पीढ़ियों से कोई एयर बेंडर्स नहीं देखने को मिला है, और सबसे पहला हमला एयर नेशन पर ही हुआ था, और वो भी अब से 100 साल पहले। ये सब सुनकर एंग हैरान रह जाता है क्योंकि वे 100 साल से बर्फ में ही जमा हुआ था, और वह ये सब सुनकर भाग जाता है। अब वह एक जगह जाकर बैठ जाता है जहाँ कटारा उसके पास आती है। वह उससे बताती है कैसे फायर बेंडर्स ने सब कुछ तबाह कर दिया है और हमारे घर वाले उनसे बदला लेने के लिए 3 साल पहले घर से निकले थे और सोका को जिम्मेदारी दे दी थी जब वह सिर्फ 13 साल का था। एंग बोलता है उससे उसका बचपन छीन लिया। कटारा बोलती है हम सबका ही छीन लिया है। वह उससे बताती है नॉर्थ में वाटर बेंडर्स अभी भी लड़ रहे हैं और अर्थ बेंडर भी अभी भी डटा हुआ है और जंग चल रही है। वह बोलता है फायर नेशन में मेरे दोस्त थे, मैं उनसे मिलने जाता था। कटारा बोलती है अब कोई दूसरे देशों में नहीं जाता। अब कटारा उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पर वह वाटर बेंडिंग करना सीखती है। वह बताती है मुझसे बेंडिंग करनी नहीं आती, और वह बोलती है कि मैं आखिरी हूँ, अपने गांव की वाटर बेंडर्स ही बची हूँ और फायर नेशन वालों ने सब वाटर बेंडर्स को मार दिया है। एंग उसको कुछ बताता है जिससे कटारा पानी से एक बॉल बना देती है। वह उसको संतुलन में रहना सिखाता है और आसपास की ऊर्जा को एकत्र करना बताता है, जिससे वह वाटर बेंडिंग के थ्रू एक वाटर बॉल बना पाती है। तभी कटारा को एक जहाज दिखता है जो फायर नेशन का होता है, जो उसके गांव की तरफ बढ़ रहा होता है। वह सोका को बताती है। सोका को पहले ही पता चल जाता है क्योंकि उसने पहले ही उसको पहाड़ों से देख लिया होता है। अब वह लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी वह बूढ़ी औरत आती है। वह बच्चा सिर्फ एक आखिरी एयर बेंडर ही नहीं बल्कि यह एक अवतार है। वह बूढ़ी औरत इन सबको बता देती है। सोका बोलता है मुझे पता था ये पहले से ही हमसे कुछ छुपा रहा है। कटारा एंग को ले जाकर कहीं छुपा देती है। जोका उस गांव में पहुंचता है और सबको बताता है मैं फायर लॉर्ड ओजी का सबसे बड़ा बेटा हूं और मैं उसे यहाँ से लेने आया हूँ, उसे मेरे हवाले करो। सोको मना करता है लेकिन जोको उसके गांव को जलाने की धमकी देता है, लेकिन सोका जोको को चैलेंज कर देता है अकेला लड़ने के लिए। जोको सोको को आसानी से मार देता है। जोको सोका को मारने वही वाला होता है, तभी बीच में एंग आ जाता है और जोको के वार को रोक लेता है। अब बाकी के गांव वाले भी जोका के और उसके साथियों के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी जोको सबको जलाने के लिए बोलता है, लेकिन एंग बीच में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब एंग सोका से बोलता है आज तक मेरे लिए कोई नहीं लड़ा और तुम बहुत बहादुर
बहादुर इंसान हो। जोका एंग को शिप पर ले जाता है। अब एंग के पास जोका के चाचा आइरो आते हैं। वह उनसे पूछता है फायर नेशन ने युद्ध क्यों शुरू किया। वह बोलता है इससे स्थिरता आएगी और तुम्हें बंदी बनाकर रखेंगे। और तभी एंग आइरो से बोलता है आपको भी यही लगता है, और वे वहां से चले जाते हैं। लेकिन एंग हवा से उनकी सिपाहियों की चाबियां चुरा लेता है। अब सोका और कटारा उसके भैंसों को लेकर उसको बचाने के लिए निकल जाते हैं। एंग पिंजरे से बाहर आ जाता है और जोका के रूम में पहुंच जाता है, जिसे वहां एक बुक मिलती है जिसमें सभी अवतार के बारे में लिखा होता है, और वह उसे वहां से ले जाता है। अब एंग जहाज पर से उड़ जाता है, लेकिन जोका को पता चल जाता है और वह उस पर हमला करता है और एंग गिरने ही वाला होता है, लेकिन सोका उसको पकड़ लेता है। अब फिर जोका उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार उसका हमला कटारा रोक लेती है और जोका देखता रह जाता है। एंग उनको शुक्रिया बोलता है और वह बोलता है अब हम घर नहीं जा सकते। एंग अपने घर एयर नेशन पहुंचता है। अब वह ग्यात्सु को मुर्दा देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है, जिससे उसकी सारी शक्तियां बाहर आ जाती हैं और सब कुछ तबाह होने लगता है। तभी उसको ग्यात्सु की याद आने लगती है, क्योंकि ग्यात्सु उसके बहुत अच्छे मित्र भी थे और गुरु भी, और वह अब शांत हो जाता है। अब कटारा एंग को गले मिलती है। अब एंग बोलता है मुझे अब ट्रेनिंग करनी होगी, सभी बेंडिंग सीखनी होंगी, और हम किसी चीज की कदर तभी करते हैं जब वह हमारे पास नहीं होती है। वह बोलता है मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं एक इस एपिसोड में दिखाया जाता है जोको अपनी बुक ढूंढ रहा होता है और वह बहुत गुस्से में होता है, लेकिन उसके चाचा आइरो बोलते हैं उसे किसी किताब ने नहीं बल्कि तुमने ढूंढा है। तभी वह बोलता है वह कायर है जो भाग गया है, वह कोई योद्धा नहीं है। उस पर आइरो बोलते हैं ये बाकी अवतार से अलग लग रहा है, यह ऐसा नहीं है जैसा हमने या सबने कल्पना की होगी। जुको बोलता है बस मुझे उसे पकड़ना है। तभी आइरो बोलते हैं ये छोटी सी जगह है, वे कहाँ छुपेगा। अब एंग जोको की डायरी देखता है जिसमें वह योशी आइलैंड सबसे नजदीक होता है और वह वहां जाने के लिए बोलता है ताकि वह अपनी शक्तियों पर कंट्रोल कर सके। अब सोको कटारा को लेकर अपने गांव जाना चाहता है, लेकिन वह जाने से मना कर देती है। अब एंग अपना सामान लेने चला जाता है, जहां कटारा के बैग में से कुछ उड़ने वाला बंदर निकलता है और कटारा देखती है उसके बैग में से वाटर बेंडिंग सीखने की सारी टेक्निक्स एक चीज पर लिखी हुई हैं जो उस बूढ़ी औरत ने उसे दी थी। अब वे क्योशी आइलैंड जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एंग अपने गुरु का अंतिम संस्कार करता है और वह सब क्योशी आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर बंदर मोमो भी उनके साथ निकल जाता है। अब जोको और आइरो एक जगह आते हैं जहां आइरो जोको को बताता है ये फायर नेशन के सेनापति का मुख्यालय है, यहाँ हर खबर मिल जाएगी अगर आसपास के इलाके में कुछ भी अजीब होता दिखता है तो। अब जोको बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, उन्हें अवतार के बारे में पता चल जाएगा, उसे बस मुझे पकड़ना है। लेकिन वह बताते हैं बिना अवतार का जिक्र किए भी इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है और इसे तुम्हें सीखना चाहिए। अब दिखाया जाता है एंग अपने दोस्तों के साथ क्योशी मूर्ति के पास पहुंच जाता है, जहां सुको टेम्पल के अंदर जाता है, लेकिन जहां वहां के रक्षक उनको देख लेते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह कटारा को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन एंग उनकी मूर्ति के पवित्र स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे ही सोको बाहर आता है उसको सूखी पकड़ लेती है और सोको को पटक देती है। कटारा उनसे बताती है यह अवतार है। सूखी बोलती है अगर यह अवतार होता तो हमें कोई संकेत मिलता। जैसे ही वह यह बात बोलती है मूर्ति की आंखों से रोशनी निकलने लगती है, एंग पर पड़ जाती है और वहां पर घंटियां बजने लग जाती हैं, जिससे वह संकेत समझ जाते हैं। अब वह वहां के मुखिया के घर बैठे होते हैं। जो मुखिया होती है वह बोलती है हमने 100 सालों से बाहर वालों से नाता तोड़ रखा है, हम नहीं आते हैं और ना ही किसी को आने देते हैं। तभी कटारा बोलती है हम खतरा नहीं है और यह एक अवतार है। इस पर मुखिया बोलती है मूर्ति से मिले संकेत वहम भी हो सकते हैं। एंग बोलता है ये जगह कयोशी की यादों को जिंदा रखने के लिए ही तो बनाई गई थी। फिर वह बोलता है मुझे नहीं पता आपके लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं 100 सालों से कहीं फंसा था, पर मैं ये जरूर जानता हूँ वहाँ सब एक दूसरे की मदद किया करते थे। पर अगर आप मेरी मदद करें तो शायद मैं अवतार अच्छे से बन पाऊँ और अच्छी जगह बना पाऊँ जहाँ सब लोग खुशी से रह सकें। अब सूखी बोलती है जो एक मुखिया की बेटी भी होती है, वह कहती है इसके 4 किताबें पढ़ने से हमें क्या हो जाएगा, इससे खतरा नहीं है और वैसे भी ये जगह अवतार के लिए ही तो है। फिर मुखिया उन्हें मेहमान बनाकर रखने के लिए बोल देती है 48 घंटों के लिए। अब सूखी उनको लेकर जा रही होती है, तभी
जोको बोलता है, मैं भी तुम्हारी तरह अपने कबीले का योद्धा हूँ। कटारा और एंग हंसने लगते हैं। अब आइरो और जोको कमांडर जाओ से मिलते हैं, जो उन्हें नक्शे और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है। अब सोको नहा रहा होता है, तभी पीछे से सूखी आ जाती है और उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। तभी सोको उसको देख लेता है और वह उससे बोलती है, खाना तैयार है तुम लोगों का, और उसे घूरने लगती है। उधर कटारा अपनी वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो उसकी बूढ़ी औरत ने उसे दी थी। तभी एंग वहाँ आ जाता है और बोलता है, तुम जल्दी सीख रही हो। कटारा बोलती है, तुम अवतार हो, तुम्हें भी वाटर बेंडिंग आनी चाहिए। लेकिन वह बोलता है, मुझे हमेशा ग्यात्सु ही प्रैक्टिस कराया करते थे, और उदास हो जाता है। फिर वह कहती है, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर करते हैं। और कटारा उसके ऊपर पानी डाल देती है और वे आपस में खेलने लग जाते हैं। अब वह तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है, जो एंग से पूछती है, तुम एयर बेंडर हो। अब एंग एयर बेंडिंग से एक चम्मच उठाकर उस लड़की को हाथ में दे देता है और वे उनके साथ खेलने लग जाता है। तभी मुखिया और उसकी लड़की आपस में खड़े उन्हें देख बोलते हैं, क्या बाहर वालों के आने की वजह से माहौल इतना अच्छा हो जाता है। फिर मुखिया बोलती है, तुम्हें वो याद नहीं जब युद्ध छिड़ा हुआ था, और वह सोखा को देखती है। अब दिखाया जाता है, कमांडर जाओ के आदमी को पता चल जाता है ज़ूको यहाँ अवतार के लिए आया है और उसे वाटर नेशन के छोटे से गांव में देखा गया है और वह उसे यहाँ लेने आया है। तब जाओ बोलता है, इसका मतलब वह हमसे इसलिए हमसे सारी जानकारियाँ मांग रहा है, पता लगाओ हमारे आसपास कुछ अजीब हुआ है क्या। अब ज़ूको प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी पीछे से सूखी आ जाती है और बात करने लगते हैं। ज़ूको बोलता है, मैं ऐसे शिकार करता था और तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। जोशी अपना हथियार निकालती है और एक ही बार में सारे तरबूज काट देती है और सूको हैरान रह जाता है। अब सूको हाथ से लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सूखी उसको एकदम हरा देती है और सूको वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब एंग और कटारा आपस में बात करते हैं। तब एंग बोलता है, मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ती थी क्योंकि मैं अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाता था। अब मैं अकेला हूँ। तभी कटारा बुक पढ़ रही होती है और बोलती है, तुम अकेले नहीं हो, जितने भी अवतार रूप हुए हैं वो सभी तुम्हारे अंदर हैं, बस उन तक पहुँचने का जरिया ढूंढ लो। अब ज़ूको देखता है जाओ अपना जहाज लेकर कहीं चला गया होता है। तभी एक आदमी आता है और बताता है जोशी आइलैंड पर गया है क्योंकि उसे कुछ पता चला है। अब ज़ूको बोलता है कि वह हमसे पहले अवतार को ना पकड़ ले। उधर सूकी लड़कियों को प्रैक्टिस करना सिखा रही होती है। तभी ज़ूको वहाँ आ जाता है और वह उसे अंदर बुला लेती है और बाकी लड़कियों को बाहर भेज देती है। अब सूकी ज़ूको को लड़ना सिखाती है। अब एंग क्योशी की मूर्ति के सामने जाकर बैठ जाता है और ध्यान लगाने लगता है और क्योशी से मिलता है। अब क्योशी बोलती है, बहुत देर लगा दी तुमने। उधर ज़ूको भी आइलैंड पहुंच रहा होता है। वह बोलता है, जाओ उसे पहले ना पकड़ ले। सूकी ज़ूको को ट्रेनिंग दे रही होती है। वह बताती है, तुम एक अच्छे योद्धा हो, और वह बोलती है, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो और मुझे हमेशा से ही बाहर की दुनिया देखनी थी। और वह अब थोड़ा जान गई है और वह उसे किस करना चाहती है। तभी घंटी बजने लगती है। क्योशी एंग से बोलती है, तुम्हें एक अच्छा लड़ाका, अच्छा मित्र, अच्छा सलाहकार बनना होगा। अवतार तुम्हें हजारों बेंडरों की शक्ति देगा, पर उसे तुम्हें कंट्रोल करना होगा। अब ज़ूको बोलता है, जाओ पहले ही पहुंच चुका है। तभी आइरो बोलता है, पहले पहुंच गया इसका मतलब ये नहीं कि वह अवतार तक पहुंच गया, उसके लिए पता होना चाहिए कि अवतार कहाँ मिलेगा। और वह देखता है दूसरी मूर्ति की ओर, जहाँ वह देखता है जहाँ दूसरा अवतार है तो वह वहीं पर होगा, और वे वहाँ पर चले जाते हैं। उधर जाओ भी अपनी टुकड़ी के साथ मुखिया के पास पहुँच जाता है और अवतार का पूछने लगता है, लेकिन मुखिया मना करती है। लेकिन जाओ चेकिंग करने के लिए बोलता है और वह करने देती है, लेकिन वे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ज़ूको भी अवतार तक पहुँच रहा होता है, लेकिन एंग ध्यान में बैठा होता है। क्योशी बोलती है, तुम जानना चाहते हो अवतार क्या है? वह मैं नहीं बता सकती। एंग बोलता है, मुझे खुद से ही पता लगाना होगा। उस पर क्योशी बोलती है, यह तुम्हारे सफर का हिस्सा है। एंग बोलता है, मैं दूसरों को चोट पहुंचाता हूँ। क्योशी बोलती है, तुमने अब तक कितने लोगों को चोट पहुंचा दी है अपनी जिम्मेदारी से भागकर, और भागोगे तो और लोग मर जाएंगे। वह बोलती है, खुद की जिंदगी से ज्यादा तुम्हें दूसरों की जिंदगी बचानी है। फिर वे उसे दिखाती है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो नॉर्थ में बेंडर की प्रजाति मर जाएगी, एयर बेंडर्स की तरह। क्योशी बोलती है, अवतार एक योद्धा होता है, बेबाक, बेरहम। क्योशी बोलती है, तुम्हें अवतार की असली ताकत देखनी है तो मैं दिखाती हूँ। वह उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और एंग क्योशी का रूप ले लेता है। अब पहले वे कटारा को बचाता है जो ज़ूको से लड़ रही होती है। फिर वे गांव में आ जाता है जहां पर जाओ सबको मार रहा
होता है, लेकिन वह सबको मार देता है और जाओ अब बचे हुए आदमियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब एंग अपने रूप में वापस आ जाता है। फिर वह बताता है यह सब मेरी गलती है और यह सब मेरी वजह से हुआ है। सुखी बोलती है इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी मुखिया बोलती है ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है जो पूरा ना हो सके, उससे भी ज्यादा तुमने हमारा भरोसा वापस दिलाया है। अब हम तुम पर खुद पर पूरा भरोसा करते हैं। और वह सब एंग के सामने झुक जाते हैं। सुको और सुकी एक दूसरे को किस करते हैं और उसे अपना हथियार देकर चली जाती है। अब वह भैंसे पर बैठकर दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। अब सुको बोलता है इसे हमारी मदद पड़ने वाली है। एंग बोलता है हमें नॉर्थ जाना होगा क्योंकि वहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर सुको बोलता है हमारे पास में तुम हो, कटारा है, उड़ने वाला भैंसा है। तभी उसके सिर पर एक बंदर आकर बैठ जाता है। अब दिखाया जाता है जाओ फायर लॉर्ड के पास सूचना भेज देता है कि अवतार वापस आ गया है। अब दिखाया जाता है कैसे कुछ लोग हमला करने की बात कर रहे हैं और एक लड़की उनकी मदद कर रही है और वे फायर लॉर्ड ओजी को मारने की रणनीति बना रहे होते हैं जो फायर नेशन में ही होते हैं। अब रात में वह लड़की उन लोगों को महल के अंदर घुसा लेती है, लेकिन उन लोगों को राजा के आदमी घेर लेते हैं। वह लड़का बोलता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तभी राजा बोलता है मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। तब वह लड़की अंदर आती है जो उनको महल में लाई थी। वह असल में राजा की बेटी अजूला होती है और वह लड़का बोलता है तुम हमें तो मार दोगे लेकिन वह संतुलन लाएगा। जैसे ही वह बोलता है राजा उन सबको जलाकर मार देता है और बाकी के सैनिकों को वहां से भेजता है। अब वह अजूला से बोलता है एक संदेश आया है। वह बताता है जुको को अवतार मिल गया है। अजूला हैरान रह जाती है। अब कटारा और प्रैक्टिस करने लगती है। वह वाटर बेंडिंग सीख रही होती है लेकिन वह बड़े वाटर बेंडिंग मूव्स नहीं कर पाती। तभी पीछे से एंग आता है और बताता है तुम्हें अपनी अंदर की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा। वह बोलता है मुझे गुरुजी सिखाते थे तब मैं ध्यान नहीं देता था। तब पीछे से सोको भी आ जाता है कुछ खाने का सामान लेकर। उसके साथ वह बंदर भी होता है। अब वह उस भैंसे पर बैठकर निकल पड़ते हैं। तब एंग किसी को पहाड़ी से उतरते हुए देखता है और वे वहां चला जाते हैं। उधर जुको भी उनको ढूंढने के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर देता है जाओ के साथ मिलकर। जब जाओ वहां से चला जाता है जुको बोलता है जाओ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वह भरोसे के लायक नहीं है। तभी जुको का लेफ्टिनेंट वहां आ जाता है और जाओ के बारे में बताता है वह कमांडर ट्रेनिंग में 3 बार फेल हुए हैं। लेकिन जुको लेफ्टिनेंट को डांट देता है। असल में जो उसे उड़ता हुआ दिखता है वह ओमाशु में होता है। अब वह ओमाशु जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको एक लड़का मिलता है जो उनसे कहता है यहाँ बाहर वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तभी कटारा उससे मदद के लिए बोलती है और वह उनको लेकर ओमाशु के अंदर आ जाता है। वह लड़का उनसे बोलता है ओमाशु खतरनाक जगह हो सकती है, अपना ध्यान रखना। एंग को वह लड़का उड़ता हुआ दिखाई दिया था। वह एक मशीन की मदद से उड़ रहा होता है लेकिन वह एक एयर बेंडर नहीं होता और वह निराश हो जाता है। तभी पीछे से एक धमाका होता है। एंग उनकी मदद करने लगता है और कटारा भी उनकी मदद करने लगती है। अब एक आदमी आता है जो टेब का पिता होता है। असल में जो उड़ रहा होता है उसका नाम टेब होता है जो एक हैंडीकैप होता है। अब टेब के पिता टेब से पूछते हैं तुम ठीक हो बेटा, क्योंकि वह चल नहीं सकता था। टेब के पिता का नाम साई होता है। अब वह उनको लेकर अपने घर आ जाता है जो एक मैकेनिक और इंजीनियर भी होता है जो राजा के लिए मशीनें बनाता है। सुको मशीनों को घूरने लगता है। अब एंग बाहर आ जाता है। वह घायल लोगों की और बिल्डिंग की ओर देखने लगता है। वह बोलता है ये पहले बहुत खुशहाल जगह थी। वह बोलता है मुझे इनकी मदद करनी है और फिर वह टेब और साई के पास जाता है और बोलता है मुझे बमबारी के बारे में बताओ, मुझे अब यहीं रुकना होगा। उधर अजूला अपनी कुछ बहनों के साथ होती है जो प्रैक्टिस कर रही होती है और बोलती है मेरा नालायक भाई वापस आकर सिंहासन छीनना चाहता है। तभी उसकी बहन पूछती है तुम क्या कर सकती हो, तुम यहाँ हो सकती हो या वहाँ हो सकती हो। तभी अजूला बोलती है खेल में कभी भी पासा पलट सकता है, सही चाल चलना आना चाहिए। अब टेब बोलता है मुझे पता है बम बनाने वाला कहाँ मिलेगा। वह उसको बताता है कि वह पहाड़ी पर मिलेगा और कल सुबह जाने के लिए बोलता है। उसके पापा उसे भेजना नहीं चाहते। वे उससे कहते हैं बेटा तुम्हें मेरी मदद करनी है कल मशीन बनाने में। तभी सुको बोलता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब जाओ बोलता है एक एयर बेंडर को ओमाशु में देखा गया है, मैं अपने कुछ लोगों की मदद से पता लगा सकता हूँ। आयरो बोलता है वह दुश्मन का इलाका है। तभी जुको बोलता है मैं और आयरो चाचा ही जाएंगे बस। कटारा प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वह देखती है साई किसी से मिलने जाता है
जिसे कुछ फायर बेंडर वाले कुछ देते हैं। तभी जेट आ जाता है जिसने उन्हें अंदर आने में मदद की थी। वह बताता है मैकेनिक गद्दार है और वह फायर बेंडर के साथ काम कर रहा है। अब वे फायर बेंडर का पीछा करते हैं और पीछे करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं और यह बात फायर बेंडर को पता होती है, कोई उनका पीछा कर रहा है और उनको वह फंसा लेता है और फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। जेट भी अपने दोस्तों को बुला लेता है और सबको मार देते हैं। अब सुको मैकेनिक्स की मदद करता है जहाज बनाने में। वह बताता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा दिमाग है और तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए। अब एंग और टेव भी गुफा में पहुंच रहे होते हैं। तभी जेट भी कटारा को लेकर अपने अड्डे पर आ जाता है और कैसे फायर बेंडर अंदर घुस रहे हैं वह सब बताता है। वह बताता है हम सब अनाथ हैं। अब एंग और टेव गुफा में आ जाते हैं। टेव गुफा में देखता है वहीं पर ब्लास्टिंग चेली का उपयोग हुआ है और फिर एंग वहां कुछ ऐसा देखता है जो उसे कुछ याद दिला देता है और वह बोलता है इस विस्फोट के पीछे किसका हाथ है, लेकिन फायर नेशन वाले का हाथ नहीं था। अब उधर आयरो और ज़ुको ओमाशु पहुंच जाते हैं। ज़ुको बोलता है ये कोई खूबसूरत शहर नहीं है, यहाँ सिर्फ धूल है। फिर वह देखता है ब्लास्ट हुई बिल्डिंग को। वह आयरो से बोलता है किसने किया होगा, पर आयरो बोलता है ये फायर नेशन का ही काम हो सकता है। अज़ूला अब जाओ को लेटर लिखती है। वह बोलती है मुझे जाओ की सारी जानकारी चाहिए, उसके बदले तुम्हारी वफादारी याद रखी जाएगी। इस पर जाओ बोलता है वह भी बड़ी मछलियों में शामिल हो गया है। अब वह लेफ्टिनेंट जेई से बात करने के लिए बोलता है। एंग अब मैकेनिक के घर आ जाता है और सोको से बोलता है विस्फोट किसने बनाया था। उधर कटारा भी आ जाती है और बोलती है विस्फोट किसने बनाया था। एंग बोलता है जेट ने बनाया था और कटारा बोलती है मैकेनिक ने बनाया था। फिर वे आपस में बहस करने लग जाते हैं। कटारा बाहर आ जाती है लेकिन ज़ुको उसको देख रहा होता है, लेकिन कटारा जेट के पास जाती है। जेट उससे बताता है मैं मिशन पर हूँ, हमने मैकेनिक के साथियों का ठिकाने का पता लगा लिया है, अब मैकेनिक ही नहीं बचेगा। तब वह महल जा रहा होगा, मैं उसका सामान चेंज कर दूंगा जिसमें विस्फोटक होगा। कटारा जेट को छोड़कर एंग की और सोका के पास आ जाती है और वह बताती है कि तुम ठीक थे, जेट ही गद्दार है, लेकिन वह अब राजा को भी उड़ाने वाला है। एंग और बाकी सब बाहर आ जाते हैं लेकिन ज़ुको भी आ रहा होता है। एंग कटारा और ज़ुको को महल में भेज देता है और खुद ज़ुको से लड़ने लग जाता है। सोका और कटारा विस्फोट होने से बचा लेते हैं। उधर एंग और ज़ुको की फाइट में पता चल जाता है ज़ुको की किताब एंग ने चुराई थी और वह एंग के ही पास है और उस पर वह फायर बेंडिंग का यूज कर देता है जिसे वहां आग लग जाती है, जिसे अर्थ बेंडर्स वहां आ जाते हैं। अब आयरो ज़ुको को बचाने के लिए खुद को पकड़वा लेता है और एंग भी पकड़ा जाता है और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब दिखाया जाता है एंग को बंदी बनाकर रखा जाता है और आयरो को भी बंदी बनाकर रखा जाता है। आयरो बोलते हैं अर्थबेंडर अपने दुश्मनों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। उधर सोको मैकेनिक से पूछता है कि आप फायर बेंडर से मिले हुए हैं। इस पर वह हाँ कर देता है और वह बताता है अगर मैं उनकी मदद नहीं करता तो वह मुझे मार देते और मैं उनकी छोटी मोटी मदद कर देता हूँ। मैकेनिक सोका से बोलता है मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तभी पीछे से कटारा आती है और बोलती है एंग को अर्थ बेंडर्स ने पकड़ लिया है। उधर सोको भी एक अर्थ बेंडर को मारकर उनकी फौज में घुस जाता है। अब दिखाया जाता है एंग 100 साल पहले अपने दोस्त भूमि से मिलने ओमाशु भी आया था, जिसमें उसके दोस्त भूमि ने उसे कुछ गिफ्ट भी दिया था। आयरो एंग से बताते हैं कि 100 सालों से जंग चल रही है और सोको तुमको पकड़कर अपनी जिंदगी जीतना चाहता है। एंग बोलता है आपने ज़ुको के लिए बहुत कुछ किया है। इस पर आयरो बोलते हैं ज़ुको ने मेरे लिए सब कुछ नहीं किया है, बल्कि उसने मेरा बहुत कुछ किया है, मैं उसका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। कटारा और सोको एंग की मदद करने के लिए महल में जाने के लिए तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत खतरा होता है क्योंकि जो सुरंग महल में जाती हैं उनसे आज तक कोई वापस नहीं आ पाया है। अब मैकेनिक्स के पास फायर नेशन वालों का संदेश आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, मगर सुका बोलता है इसके बारे में अर्थ बेंडर्स को बता दो जिससे वे उन्हें पकड़ सकें। अब आयरो को सैनिक कहीं और ले जाते हैं लेकिन एंग को महाराज के पास लाया जाता है। जब उसे महाराज के पास लाया जाता है तो वह उसे पहचान लेता है कि वह एंग ही अवतार है। जब राजा उससे बात करता रहता है तब एंग भी उसको पहचान लेता है क्योंकि महाराज ही उसका बचपन का दोस्त भूमि होता है। अब कटारा के पास जेट आता है जो उससे बताता है तुमने हमें धोखा दिया है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन कटारा उसे फ्रीज करके वहाँ से चली जाती है। अब
सूको भी महल में पहुंच जाता है। वह किसी दूसरे सैनिक से पता करता है आयरो कहाँ पर है। उधर भूमि एंग को खाने पर बुलाता है, फिर उसके साथ खेल खेलने लगता है। पहले उससे खाने का चुनाव करवाता है, मांस या मछली या सब्जी। फिर वह उससे कहता है तुमने 100 साल सोकर अच्छे से बिताए एंग। भूमि बोलता है जब तुम्हारी जरूरत थी चारों ओर आग लगी थी और लोग मर रहे थे, तुम आराम कर रहे थे। एंग बोलता है उन्होंने सारे एयर बेंडर्स को मार दिया, मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। एंग बोलता है मुझे नॉर्थ जाने दो, नहीं तो वह सब वाटर बेंडर्स को मार देंगे। भूमि उठकर चल देता है। एंग बोलता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। भूमि को गुस्सा आ जाता है। वह बताता है कैसे जब तुम सो रहे थे मैंने कैसे अपने लोगों को बचाया था। वह बताता है तुम्हारी उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन तुम 100 साल जिए नहीं हो। अब महाराज उसे चुनौती के लिए बोल देता है। कटारा और सुको सुरंग में आ जाते हैं लेकिन वे सुरंग स्टार्ट नहीं होती है। उससे पहले ही उनको कुछ लोग मिल जाते हैं जो गाना गा रहे होते हैं। फिर वह उनसे बताता है सुरंग कहाँ से स्टार्ट होती है। फिर वे बताते हैं सुरंग कैसे बनी जिसमें दो प्रेमी मिलने आते थे। जो सुरंग उन्होंने चकचुंदरों से बनवाई थी और उन्होंने अर्थबेंडिंग सीखी थी। अब वह दोनों अंदर चले जाते हैं। अब भूमि एंग को फंसाता रहता है और सीख देता रहता है। वह उसे बताता है ये बहुत खतरनाक चुनौती है जो तय करेगी तुम अवतार बनने के लायक हो या नहीं। एंग बोलता है तुम ऐसे नहीं थे भूमि, तुम्हारे अंदर भी एक बच्चा था। भूमि बोलता है तुम बहुत चालाक हो, तुम अभी भी बच्चा बना रहना चाहते हो। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए जिम्मेदारियां, बस मुझे तो खेलना है। चलो हम दोनों एक आखिरी खेल खेलते हैं। और उसे एक जगह ले जाता है। उधर कटारा और सुको भी सुरंग में आ जाते हैं लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। फिर उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो एक चकचुंदर की होती है। वह चकचुंदर उनके सामने आ जाती है। अब सुको भी आयरो को ढूंढ लेता है और उसके पास चला जाता है और वहाँ पर सब सैनिकों से लड़कर सुको आयरो को बचा लेता है। अब सुको और कटारा को समझ में आता है चकचुंदर अंधा है और उसे प्रेम से संबंध होता है और वह प्यार की भाषा समझता है और वह अंधेरे में रास्ता दिखाता है। कटारा समझ जाती है और उससे रास्ता दिखाने के लिए बोलती है। भूमि और एंग लड़ने लगते हैं। एक धमाकेदार फाइट होती है। वह बताता है तुम हमें छोड़कर चले गए थे। उन दोनों के ऊपर चट्टान गिरने लगती है लेकिन एंग उन दोनों को ही पकड़ लेता है और भूमि बोलता है हम दोनों में से अब कोई एक ही बचेगा और तुम्हें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अब तुम बताओ अवतार किसे बचाओगे और तुम्हें अवतार होने की अहमियत पता चलेगी। लेकिन कटारा और सोका वहां पहुंच जाते हैं और भूमि को बचा लेते हैं। अब भूमि बोलता है तुम कुछ नहीं सीख पाए, तुमने ईमानदारी से खेल नहीं खेला। एंग बोलता है नहीं तुम गलत हो, जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं। फिर वह उसे वही पत्थर दिखाता है जो उसने उसे बचपन में दिया था और बताता है इससे मैं अपने दोस्त को बुलाता था और भूमि शांत हो जाता है। अब वह सब बाहर आते हैं। भूमि उनको बताता है फायर नेशन वाले हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं और ये खबर मैकेनिक्स ने ही दी है और उसने सारे जासूसों को भी पकड़वा दिया है। और एंग से बोलता है तुम्हारे साथ एक आखिरी खेल और हो जाए। अब आखिर में दिखाया जाता है जब जुको को अपने घर से निकाला गया था तब उसके चाचा उसके साथ देने के लिए सब कुछ छोड़कर उसके साथ आ गए थे। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कैसे एंग अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ जा रहा होता है लेकिन रास्ते में फायर नेशन के लोगों उन पर हमला कर रहे होते हैं। वे लड़ते लड़ते पहाड़ी के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं। जब उन पर फायर बेंडर्स आग के गोले फेंक रहे होते हैं तब वे पहाड़ी से कूद उड़ जाते हैं भैंसे पर बैठकर और आगे बढ़ जाते हैं। एंग कटारा से बोलता है तुम्हारी बेंडिंग बहुत अच्छी होती जा रही है क्योंकि वे खुद से ही लड़ाई के पैतरे यूज करने लगी है। अब वह नॉर्थ जा रहे होते हैं तब उनको दिखाई देता है एक जंगल जला हुआ है और वह नीचे उतर जाते हैं। तब वे देखते हैं फायर नेशन वालों ने ही किया होगा। अब वह उड़ता बंदर एक बीज निकाल कर कटारा को दे देता है और कटारा बोलती है यहाँ फिर से जंगल उगेगा। सोका एक बच्ची को देखता है जो खो जाती है। वह उससे बात करने लगता है। उसके पास एक गुड़िया होती है जो उस बच्ची के भाई ने उसे दी होती है। वह लड़की वहाँ से भाग जाती है अपनी गुड़िया छोड़कर लेकिन बाकी सब भी उसके पीछे उसके गाँव आ जाते हैं। वे सब हैरान हो जाते हैं। वह लड़की अपने पिता के पास पहुँचती है। वह बताते हैं कैसे फायर नेशन वालों ने छोटा रास्ता बनाने के लिए पूरा जंगल जला डाला जिससे सारी फसल बर्बाद हो गई और आसपास का पानी सब जहरीला हो गया है। और वह बताता है हमने कुछ लोगों को खाना लेने के लिए भेजा था लेकिन वे वापस ही नहीं आए, उसमें मेरा बेटा भी था। अब वह बताते हैं यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी एंग को भी कुछ अजीब सा सुनाई देने लगता है। वह बताता है उनका बेटा दूसरी दुनिया
में पहुंच गया है। अब दिखाया जाता है ज़ुको अपने चाचा के साथ वापस जहाज पर पहुंच जाता है। अब वह अपने लेफ्टिनेंट से पूछता है कोई जानकारी मिली। लेफ्टिनेंट बताता है एक घाटी के पास बर्फ से खेलते कुछ बच्चों को देखा गया है। लेफ्टिनेंट बोलता है मैं किसी को भिजवाकर पता लगवाता हूँ, लेकिन ज़ुको मना कर देता है और लेफ्टिनेंट को बेवकूफ बताता है उसके सभी सैनिकों के सामने और बोलता है मैं खुद ही जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। अब आयरो ज़ुको के लिए सॉरी बोलते हैं। अब अज़ूला अपने पिता से बात करती है और बताती है जाओ हमारे बहुत काम आ रहा है और उसकी मदद के लिए हमें कुछ लोगों को भेजना चाहिए। इस पर राजा तैयार हो जाता है और कुछ तीरंदाजों को उनकी मदद के लिए भेज देता है। अब वह अज़ूला से बोलता है अवतार को जाओ ने नहीं ज़ुको ने ढूंढा है और मैं अगले फायर लॉर्ड में यही सब खूबी चाहता हूँ। अब एंग अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला जाता है और वह बताता है हमारी दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है और वह बताता है दोनों दुनिया अलग होती हैं लेकिन कुछ जगहों पर एक हल्का सा पर्दा होता है जो एक दूसरी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है और अवतार उन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है और बोलता है मुझे दोनों दुनियाएं आकाश में महसूस हो रही हैं। अब ज़ुको बोलता है तुम रूहों की दुनिया में जाकर उन्हें वापस ला सकते हो। वह बोलता है मैं कोशिश तो करूंगा और तभी कुछ दूर चलने पर वह सब एक जगह पहुंच जाते हैं जहां जंगल की रूहों का मंदिर होता है। अब एंग वहां पर बैठकर ध्यान लगाता है जिससे वह दूसरी दुनिया में अब एंग अपनी रूह को शरीर से अलग कर लेता है, लेकिन साथ में ज़ुको और कटारा की भी रूह अलग हो जाती है। फिर वे तीनों रूहों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब ज़ुको और आयरो भी एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां अर्थबेंडर्स रहते हैं। वे एक रेस्टोरेंट में जाकर उनका पता करने की कोशिश करते हैं। वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक लड़की किसी का शिकार कर रही होती है। ज़ुको उस लड़की को बोलता है यह एक गिरी हुई लालची शिकारी है। अब एंग कटारा से बोलता है अगर इस दुनिया में हमें कुछ हुआ तो हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में दूसरी दुनिया पर भी असर होगा। तभी उन्हें एक आवाज आती है जिनसे वह बोलता है कि यह तुम्हारी दुनिया नहीं है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा उल्लू होता है जो बोल रहा होता है। वह बोलता है ये दोनों मुझे नहीं सुन सकते और मैं महाज्ञानी रूह हूँ। वह बोलता है तुम अवतार हो जो दोनों दुनियाओं में रह सकते हो, लेकिन ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते और इन दोनों को खतरा है। अब एंग बोलता है मैं अपने दोस्तों को ढूंढने आया हूँ। वह उल्लू बताता है कोई है जो तुम्हें जंगल पार करने के बाद तुम्हारी मदद कर सकता है, जो एक झोपड़ी में रहता है। उल्लू वहाँ से चला जाता है। अब आयरो ज़ुको से बोलता है यहाँ के लोग टैलेंटेड हैं और ज़ुको ले आता है और बोलता है ये अपने काम में माहिर है और इसे काम दे देते हैं अवतार को पकड़ने का। अब एंग और उसके साथियों पर जंगल की एक रूह हमला कर देती है और वह जंगल की रूह होती है और उनमें से कोई बेंडिंग नहीं कर पा रहा होता है और वह तीनों अलग हो जाते हैं। ज़ुको कहीं पहुंच जाता है जो एक लोमड़ी से बात करने लग जाता है और वह कहता है वह रूह बहुत तकलीफ में है और ज़ुको बोलता है पता नहीं आजकल क्या अड़गम सड़गम देख रहा हूँ। वह लोमड़ी वहाँ से चली जाती है पर उसकी पूंछ पर कुछ बंधा होता है। अब वह तीनों अपनी यादों में खो जाते हैं जो उनके लिए बहुत दर्द भरी होती हैं और उनको एक शैतान वश में कर लेता है, लेकिन एंग को वह वश में नहीं कर पाता। एंग के सामने वह शैतान आ जाता है और उससे बताता है तुम मेरे दोस्त पुराने अवतार हो और तुमने मुझे पिछली बार मारने की कोशिश की थी और तुम मुझे वह लौटाने आए हो जो तुमने मुझसे चुराया था। एंग बोलता है मैं अपने दोस्तों को ले जाने आया हूँ। तभी शैतान बोलता है मैं तुम्हें अपना खाना क्यों ले जाने दूंगा और उस पर हमला करने लगता है। एंग वहाँ से भागता है और उसी झोपड़ी के सामने पहुँच जाता है जो उसे उल्लू ने उसे बताया था। एंग झोपड़ी में जाता है तो वह देखता है वह ग्यात्सु होता है और वह फिर से सोचता है कि ये मेरा फिर से वहम है, लेकिन ग्यात्सु बोलते हैं तुम भ्रम के कोहरे से बाहर निकल कर यहाँ आए हो और मैं ग्यात्सु ही हूँ और बोलता है देखो हमारा खेल भी अधूरा रह गया था। एंग को समझ आ जाता है कि ये ग्यात्सु ही है। वह बोलता है आप यहाँ कैसे? वह उसे सारी कहानी बता देते हैं और कह देते हैं मैंने मुक्ति नहीं ली और मैं यहाँ आ गया। एंग बोलता है मेरे दोस्त कोहरे में खो गए हैं। वह उससे बताते हैं इसका सामना हर अवतार से हो चुका है। तब वह बताता है मुझे रोकू के मंदिर में जाना होगा और उनसे बात करनी होगी और जाने लगता है, लेकिन ग्यात्सु उसको रोक लेते हैं और बताते हैं तुम अगर उस दिन वहाँ होते तब भी कुछ नहीं कर पाते, इस जंग को नहीं रोक पाते और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो। अब उसको जाने के लिए बोल देते हैं। एंग वापस आ जाता है और अवतार रोकू के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर जाओ के पास भी राजा के भेजे सैनिक निकल पड़ते हैं।
इस एपिसोड में दिखाया जाता है कहानी 3 साल पहले पहुंच जाती है, जहां जुको पहली बार अपनी राजा की सभा में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अब कहानी सीधे प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर जुको अपने लेफ्टिनेंट को ऑर्डर देता है, लेकिन वह ऑर्डर मानने से मना कर देता है क्योंकि राजा की वजह से जाओ के पास सारी पावर्स चली गई थी। इसलिए उसने जुको के लेफ्टिनेंट को भी अपने हिसाब से ऑर्डर देने के लिए स्टार्ट कर दिए थे। अब जुको वहां से चला जाता है। अब आयरो उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सारी भड़ास निकाल देते हैं। अब आयरो लेफ्टिनेंट से बताते हैं जो कुर्बानी जुको ने दी थी वो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है। अब एंग रोकू के मंदिर में पहुंच जाता है। वे वहां के ऋषियों को अपना परिचय देता है, लेकिन वे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे वहां से बचकर भाग जाता है। लेकिन एक ऋषि उसको अंदर कमरे में ले लेता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। अब उधर जो भी एंग को ढूंढने निकल जाती है। एंग रोकू की मूर्ति के सामने पहुंच जाता है और उनसे बात करने के लिए ध्यान लगाता है, और जो ऋषि उसको अंदर लेकर के आया था वह बाकी ऋषियों को अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है। एंग रोकू से मिलता है, वह उन्हें सब कुछ बता देता है जो क्योशी ने भी बताई थी। एंग उनसे पूछता है मैं उस शैतान को कैसे हरा सकता हूँ। वह बताता है उसने मेरे दोस्तों को पकड़ रखा है। तब वह उससे पूछते हैं आपने उसको कैसे हराया था। वह मना करते हैं मैंने उसे नहीं हराया था, बस उसकी एक चीज छीनी थी, वह उसका एक कुल चिन्ह था, और वो उसे दिखाने लग जाते हैं। एंग वापस आ जाता है, कुल छीन लेता है, पर एंग जैसे ही बाहर आता है तो तभी सारे ऋषि बेहोश होए हुए होते हैं। एंग को भी बेहोश करके जो उसको अपने साथ ले जाती है। अब उसे जुको के हवाले कर देती है। अब एंग जुको से कुछ समय की मोहलत मांगता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, लेकिन जुको मना कर देता है। अब एंग बोलता है तुम्हारे शायद कुछ हुआ है, तुम ऐसे तो नहीं थे शायद। अब फिर से कहानी 3 साल पहले पहुंच जाती है, जिसमें दिखाया जाता है जुको सभा में गया था। वह जंग की रणनीति चल रही होती है, लेकिन जुको का ध्यान नहीं होता और उसके पिता उससे सवाल कर लेते हैं, पर वे कोई सही उपाय नहीं बता पाता। फिर वे अपने जनरल से ही पता करते हैं, पर उसके हिसाब से 1-2 टुकड़ी की बरी देकर ही अंदर घुसा जा सकता है। वे एक तलेस्वी टुकड़ी को अंदर भेजने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह नई टुकड़ी होती है, उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जुको बोलता है ये बहुत गलत योजना है और इतने लोगों की बरी देनी गलत है। उस पर वह जनरल को बुरा कहता है और उसके पिता सबको डांट देते हैं और किसी अग्निकाई से फैसला करने के लिए बोलते हैं। अब दिखाया जाता है जब जुको एंग को लेकर जा रहा होता है, तब उसको जाओ घेर लेता है और उससे एंग को छीन लेता है। अब जुको उससे पूछता है इसे अब कहाँ लेकर के जाओगे। वह बोलता है इसे पास के ही किले में लेकर के जाना है और कल इसे राजधानी भेज देंगे। जाओ वहाँ से चला जाता है। अब उसे किले में लाकर जाओ उससे कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें जिंदा रखा जाएगा, और अगर तुम्हें हमने मार दिया तो तुम कहीं और जन्म ले लोगे, जिसे हमें फिर से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अब जाओ अपनी फौज को जश्न मनाने का आदेश दे देता है। अब दिखाया जाता है एक मास्क पहना आदमी शराबी गाड़ी में छुपकर किले में पहुंच जाता है। अब वह एंग को छुड़ाकर बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह महल से भाग रहे होते हैं तब सैनिकों को पता चल जाता है। वह उन सबसे लड़ता हुआ बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर के दरवाजे पर आकर अटक जाता है। जाओ के आदमी उन सबको घेर लेते हैं, मगर वह बोलता है अवतार को जिंदा पकड़ना है। इस बात का फायदा उठाकर मास्क वाला आदमी एंग की गर्दन पर तलवार रखकर उसे बाहर ले आता है। जब वह बाहर पहुंच जाता है तो तीरंदाज उसके ऊपर निशाना लगाते हैं, जो तीर उसके मास्क पर लगता है और मास्क वाला आदमी बेहोश हो जाता है और एंग वहां पर धुआं उड़ा देता है, जिससे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। जब वह मास्क उतारता है तो वह देखता है वह जुको होता है। अब एंग उसको और खुद को कहीं छुपा लेता है। जुको बोलता है पास ही में मेरी नाव है। एंग जुको से बोलता है तुम्हारी किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला है, शुक्रिया। लेकिन कुछ देर बात करने के बाद जुको उस पर हमला कर देता है, लेकिन एंग उनको रोक लेता है और फिर से जुको बहस हो जाता है। अब फिर से कहानी वहीं पहुंच जाती है जहां उसके पिता ने फैसला अग्निकाई के द्वारा करने को कहा था। उसमें उसके पिता जुको से लड़ते हैं। लड़ते वक्त जुको उनको मार नहीं पाता, मगर उसके पिता उसे मार देते हैं और उसका चेहरा जला देते हैं। वह कहते हैं दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और दरिया दिली बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। अब एंग जुको को नाव में बिठाकर उसको जहाज पर भेज देता है। अब आयरो के पास लेफ्टिनेंट आता है। वह उससे बताते हैं तुम गलत हो, जुको तुम्हारी सबकी परवाह है और वह बहुत ज्यादा परवाह करता है जो इस जहाज पर है। अब फिर से कहानी वहीं पहुंच जाती है जब उसके पिता ने जुको को मारा था। उसके पिता उसको घर से निकाल देते हैं और उससे कहते हैं तुम तब तक घर वापस नहीं आ पाओगे जब तक तुम अवतार को ना पकड़ लो, और अगर तुम्हें अपनी 41वीं टुकड़ी की इतनी परवाह हो तो तुम उसे अपने साथ लेकर जा
सकते हो। यह सब बात आयरो लेफ्टिनेंट से बताते हैं। वे बताते हैं मेरे भतीजे की तुम्हारी चिंता थी इसलिए तुम जिंदा हो। ज़ुको भी जहाज पर वापस आ जाता है और सब उसको बहुत इज्जत देते हैं। उधर एंग भी खो को उसकी चीज वापस देकर अपने दोस्तों और गाँव वालों को छुड़ाकर वापस आ जाता है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट जी जोको और आयरो के पास भागता हुआ आता है, जो कहता है उसने सुना है जाओ के कुछ लोगों से कि शाही सिपाही जोको को पकड़ने आ रहे हैं। आयरो बोलता है ये सब जो ने कराया होगा और राजा को यकीन दिलाया होगा कि तुम राजद्रोह कर रहे हो। वे जहाज छोड़कर नाव से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कैसे जो ने लेफ्टिनेंट का बेवकूफ बनाकर जोको को फंसाया है और जिस नाव में जोको गया था उसमें आग लगा दी जाती है। अब एंग नॉर्थ पहुंच जाता है। अब आर्नुक उसका स्वागत करता है। पाकू वाटर बेंडिंग के गुरु होते हैं और उनकी बेटी यूए जो राज्य की अध्यात्म गुरु होती है। अब एंग बोलता है यहाँ पर हमला होने वाला है क्योंकि उसने हमले की झलक देखी है। तभी आर्नुक बोलते हैं कि हमें पता है क्योंकि फायर नेशन के लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर वे शाम की दावत के लिए बोल देते हैं। उधर जाओ जोको को मरने का अफसोस जताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आयरो जाओ की बात को घुमाकर टाल देते हैं। अब वह बोलता है राजा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं नॉर्थ पर जाकर कब्जा कर लूं। हम जानते हैं कि अवतार भी वहीं मिलेगा। अब उधर अजूला की प्रैक्टिस फायर लॉर्ड देख रहे होते हैं, जो बोलते हैं कि निराशाजनक है और वे उससे कहते हैं तुम्हें इसे पहले ही मार देना चाहिए था। फिर कल से परीक्षा देने के लिए बोलते हैं। अब रात में सब खाना खा रहे होते हैं। सोको उस राजकुमारी को घूर रहा होता है। एंग कटारा को शुक्रिया बोलता है। अब पाकू वहां आते हैं और कटारा से बोलते हैं बहुत मुश्किल होगा अकेला बेंडिंग सीखना। अब वह कल उसे यगुड़ा से मिलने के लिए कहते हैं। अब सोका राजकुमारी के पास चला जाता है। अब सोका देखता है वह आइसक्रीम बना रही होती है और बच्चों को दे रही होती है। तभी वह राजकुमारी सोको को अपने पास बुलाती है और आइसक्रीम खाने के लिए कहती है और बात करने लगती है। जब वह उससे बात कर रहा होता है तब उसको याद आता है जो लोमड़ी उसे मिली थी उसकी पूंछ में भी ऐसी ही कोई चीज बंधी थी जो इसके बालों में थी। अगले दिन वह सब जंग की तैयारी करने लग जाते हैं। यारू वहां आता है और सोको को वहां से ले जाता है और फायर नेशन के सैनिकों के कवच के बारे में अपने सैनिकों से बताने के लिए कहता है। अब पाकू एंग से सलाह मांगते हैं कि हमें जंग कैसी करनी चाहिए, लेकिन एंग बोलता है एयर बेंडिंग में बचाव सिखाया जाता है और मुझे बस एयर बेंडिंग ही आती है। अब आर्नुक और पाकू आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं अवतार पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते। अब कटारा युगाड़ा से मिलती है जो उसे पानी से जख्म ठीक करना सिखाती है। कटारा लड़ाई के पैतरे सीखने के लिए बोलती है, लेकिन यगुड़ा बोलती है हमारे यहाँ औरतों को लड़ाई के पैतरे नहीं सिखाए जाते, बस मरीजों की सेवा करना और उनके जख्म को सही करना सिखाया जाता है। इस पर कटारा को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। अब एंग अवतार कुरुक से मिलने जाता है जहाँ यूए उसे मिलती है। वह बताती है आज कोई बहुत दिनों बाद उनसे मिलने आया है। एंग अवतार कुरुक से मिलने पहुँच जाता है। वह बताता है नॉर्थ पर हमला होने वाला है, मुझे आपकी मदद चाहिए। वह बोलते हैं क्योशी ने मुझे झलक दिखाई थी। कुरुक बोलता है हमला होगा ही और जंग का नतीजा भी तय नहीं है, वह तुम पर निर्भर करता है। एंग बोलता है क्योशी की तरह ही आप मेरे अंदर आ जाइए और हम नॉर्थ को बचा लेंगे। लेकिन कुरुक बोलता है जब मैं अवतार बना था तब मुझे पता चला था कि रूहों की दुनिया हमारी दुनिया पर कब्जा करने वाली है और मेरी सारी जिंदगी उन्हें रोकने में निकल गई। तब भी मुझे लोग बुरा समझते हैं और उसके बावजूद मैं अपनी सबसे प्यारी चीज अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। और वे उससे बोलते हैं अवतार को अकेले ही चलना चाहिए वरना उसके साथ वालों की तकलीफें बढ़ जाती हैं। जब एंग ध्यान में होता है तब सोको वहाँ कटारा को ढूंढते हुए आता है, पर उसे यूए मिल जाती है और वही शब्द बोलती है अड्रुम गड्रुम जो उस लोमड़ी ने बोले थे। सोको समझ जाता है यह वही लड़की है और वह बताती है कैसे वह रूहों की दुनिया में भी जा सकती है, क्योंकि चांद की रूहों के उसमें कुछ अंश डाल दिए थे जब वह बीमार थी और उसे एक नई जिंदगी मिली थी। एंग भी वापस आ जाता है और वह बताता है उन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब कटारा आर्नुक के पास जाती है और पूछती है जंग के दौरान वह वहाँ लड़ेगी, लेकिन आर्नुक औरतों को लड़ने के लिए मना कर देते हैं। वे बोलते हैं तुम ताकतवर नहीं हो और औरतें कमजोर होती हैं। वह बोलती है मैं पूरे रास्ते फायर बेंडर से लड़ती हुई आई हूँ, क्या आपके आदमी एक भी लड़े हैं फायर बेंडर से? लेकिन आर्नुक वहाँ से चला जाता है। अब एंग वहाँ आता है और कटारा बोलती है
उनकी सोच पर बर्फ जम गई है बर्फ में रहते रहते। लेकिन एंग बोलता है शायद वे सही कह रहे थे, यह जंग बहुत खतरनाक होगी और तुम्हारा जंग में रहना खतरे से खाली नहीं है, मैं तुमको नहीं बचा सकता। एंग भी वहाँ से चला जाता है। अब जाओ कई सौ जहाज लेकर नॉर्थ की ओर जा रहा होता है और सामने से हमला करने की रणनीति बनाता है और बोलता है मेरे पास मुकद्दर का सिकंदर है। अब दिखाया जाता है जोगो भी जिंदा होता है। आयरो उसे सारी रणनीति बता रहे होते हैं और वह बताता है नाव चलते समय वह वहाँ से कूद गया था। अब अज़ूला की परीक्षा का दिन आता है और वह लड़ने से मना कर देती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह बाहर जाती है लेकिन राजा उसके पैरों पर फायर कर देता है। अब अज़ूला को और ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ लाइट निकालती है और वह बोलती है मुझे बाहर भेज दीजिए और राजा खुश हो जाता है। अब कटारा आर्नोक को चैलेंज कर देती है और आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देती है। कटारा उसके सारे पैतरों को सीख लेती है लड़ाई करते हुए और उसे कड़ी टक्कर देती है, लेकिन फिर भी वह हार जाती है और बाकी के लोग हैरान रह जाते हैं। और कटारा एंग से बोलती है हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, तुम्हें हमें बचाने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर राग आके गिरने लगती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जहाज को आता देख एंग और उसके साथी उनसे लड़ने पहुंच जाते हैं। वे उस जहाज पर सबको मार देते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं पीछे तो सैकड़ों जहाज होते हैं तब वे हैरान रह जाते हैं। अब ज़ूको पहले ही एंग को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। फिर एंग और उसके सभी साथी वापस आ जाते हैं और बोलते हैं समुद्र में उनसे लड़ना बेकार है क्योंकि उनके पास बहुत सारे जहाज हैं, अब उन्हें यहीं पर रहकर लड़ना होगा। अब आयरो बोलता है उनका जहाज सबसे पीछे क्यों है, क्योंकि वे कमांडर है। इस पर जाओ बोलता है क्यों, कहीं और से भी तो हमला किया जा सकता है। फिर वह उसे दिखाता है कि हम पानी के जहाज से नहीं बल्कि हवाई जहाज से हमला करेंगे जो उस मैकेनिक से बनवाया था और जो ओमासु से लाया था। जंग स्टार्ट हो जाती है। तभी कटारा उन सभी औरतों को लेकर वहां आ जाती है और आर्नुक से बोलती है हमें मदद करने दीजिए। इस पर आर्नुक उसको इजाज़त दे देते हैं। अब यूए के पापा उसको सारी जिम्मेदारी दे देते हैं और सोको को उसके साथ भेज देते हैं और उसकी हिफाजत करने के लिए बोल देते हैं। लड़ते लड़ते रात हो जाती है और वे हवाई जहाज में बैठकर चल देते हैं। आयरो बोलते हैं वाटर बेंडर को ताकत चांद से मिलती है और चांद पूरा है। जाओ इस पर बोलता है मुझे इस बारे में बहुत गहराई से जांच की है, यह वही चांद है जो साल में एक बार आता है और यह चांद बर्फीला चांद है जिसमें रूह की दुनिया और इस दुनिया के बीच का पर्दा घट जाता है और वाटर बेंडर को चांद से ही ताकत मिलती है। वह बताता है चांद की रूह एक रात के लिए वाटर बेंडर के बीच रहने के लिए आती है और वह एक खंजर निकालकर चांद की ओर इशारा करने लगता है और बोलता है आज मैं चांद को ही खत्म कर दूंगा। तभी एंग को भी कुछ सुनाई देने लगता है। तभी रुक वहाँ प्रकट हो जाता है और वह बोलता है उसका खंजर आसपास में ही है जिसे वह महसूस कर सकता है, जो चांद के अवशेषों से ही बनाया गया है। अगर वह फिर से नॉर्थ में लौटकर आया है इसका मतलब है कि वह चांद की रूह को मारने आया है। अब यूए और सोका महल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी किसी के ऊपर कुछ गिरता है जिसमें वह उड़ता बंदर भी गिरकर फंस जाता है। सोका और यूए उसे अपने साथ महल के पवित्र स्थान पर ले आते हैं और यूए पानी से उसे ठीक कर देती है। जोको भी महल में पहुंच जाता है। अब जाओ भी वहीं पहुंच जाते हैं और रूह को ढूंढने लग जाते हैं। ज़ूको एंग को ढूंढ लेता है लेकिन कटारा उससे लड़ने लगती है और एंग को पवित्र स्थान पर भेज देती है। अब जाओ उन दोनों रूह को ढूंढ लेता है और आयरो उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ चांद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंग वहां आ जाता है और उसे अपना आप को उसके हवाले करने को कहता है। वह कहता है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर इस रूह को मत मारो, इससे सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन जाओ चांद की रूह को मार देता है जिससे वाटर बेंडर खुद ही मरने लगते हैं। सब कुछ तहस नहस होने लगता है। तभी एंग समुद्र को अपनी रूह दे देता है जिससे दुनिया को बचाया जा सके और वह एक खतरनाक रूप ले लेता है। जोको और आयरो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन जाओ उन्हें मिल जाता है और जोको उससे लड़ने लगता है। तब वह बताता है ओजी तुम्हारे पिता फायर लॉर्ड तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था और जीती तुम्हारे बाप की ही औलाद ओजी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा
था अजूला को उकसाने के लिए। वह बताता है मुझे ऑर्डर कौन दे रहा था और मेरे लिए तीरंदाजों को किसने भेजा था। वो अजूला थी जिसने मुझे सब कुछ ऑर्डर दिए थे और सिर्फ तुम एक कठपुतली की तरह उनके सामने नाच रहे थे। अब ज़ूको वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से जाओ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरो उसको मार देते हैं। अब उधर समुद्र की रूह जिसमें एंग होता है वह सारे जहाजों को गिरा देता है और सब लोगों को मार देता है। अब उधर यूए सोची है कि मेरे अंदर भी चांद के अंश है और उसको एक आइडिया आता है और वह अपनी रूह फिर से चांद को सौंप देती है जो उसने उसको वापस दी थी, जिससे चांद वापस जिंदा हो जाता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। एंग भी वापस आ जाता है। पाकू कटारा से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और शुक्रिया बोलते हैं और उससे नए वाटर बेंडर की मदद करने के लिए कहते हैं। आयरो और ज़ूको वापस जहाज पर जाने लगते हैं और ज़ूको बोलता है मैं थक गया हूँ। अब दिखाया जाता है कैसे ऋषि किंग के पास आता है और बताता है कि हम नॉर्थ पर कब्जा नहीं कर पाए। उस पर किंग बोलता है मुझे पता था और हंसने लगता है। ऋषि बोलता है कि फिर नॉर्थ पर हमला क्यों किया था। अब उसके पास एक संदेश आता है जिसमें वह बताता है नॉर्थ हमारा निशाना नहीं था और बोलता है 100 सालों बाद ओमाशु अब हमारा हुआ है और उस पर कब्जा करने वाली अजूला होती है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है फिर से 100 साल बाद धूमकेतु वापस आने वाला है और ये सीरीज फ्रेंड्स यहीं खत्म हो जाती है।